करें एक ऐसे किसान से जिन्होंने किसानी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नवोन्मेष रूप से आगे बढ़ाया है। तो सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसान घर में पैदा ही हुआ हूँ, तो बचपन से ही कृषि देखा हूँ और उसके बाद पढ़ाई किया, BA LLB 2 साल कचहरी गया, लेकिन मेरा कृषि से इतना लगाव था कि मैं फिर जो है कॉलेज छोड़ करके फिर वापस खेती में आ गया। श्री चंद्रशेखर सिंह, कृषि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में, जहां हम देश दुनिया के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न रंग के, विभिन्न क्षेत्र के और अलग अलग सरहदों से ऐसे नायाब हीरे चुन कर ला रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ खास काबिलियत रखते हैं। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं और बनारस की ओर चलते हैं, जहाँ हमारे साथ एक खास अतिथि, एक विशेष अतिथि हैं जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर सिंह। इन्हें हम वैज्ञानिक कहें तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। वैज्ञानिक के अतिरिक्त इन्होंने बहुत विशेष तौर पे बीजों के ऊपर काम किया है, जैविक खेती कर रहे हैं, इस शिक्षा पे भी इन्होंने काम किया है और हाल में ही भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। हालांकि इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं उन्नत खेती के लिए, वैज्ञानिकों की तरह काम करने के लिए, और BHU में ये लगातार पिछले 3 सालों से वैज्ञानिक कृषि खेती पर, वैज्ञानिक और साइंटिफिक कृषि पे काम कर रहे हैं और प्रसंस्करण, बीजों को उन्नत बनाने में वैज्ञानिकों के बीच, खासतौर से किसानों के बीच एक चेतना विस्तार का काम कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपनी श्रृंखला में अपने खास अतिथि से, विशेष अतिथि से, ऐसी शख्सियत जिन्होंने कृषि के मौलिक अध्ययन के जरिए हमें एक विशेष ज्ञान दिया है और भारत को जैविक खेती की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो स्वागत है सर, नमस्कार। तो इससे पहले कि आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, जरा बताते चलिए इन सब खेती की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आकृष्ट हुए आप उस तरफ, कैसे जाना हुआ? तो सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसान घर में पैदा ही हुआ हूँ, तो बचपन से ही कृषि देखा हूँ और उसके बाद पढ़ाई किया, BA LLB 2 साल कचहरी गया, लेकिन मेरा कृषि से इतना लगाव था कि मैं फिर जो है कॉलेज छोड़ करके फिर वापस खेती में आ गया। मुझे खेती बहुत अच्छा लगता था, उसमें मैं मेहनत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन जो है मुझे आनंद आता था उस मेहनत से, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ काम करने में। और मैं जब खेती करना शुरू किया तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेती, मतलब पूरे क्षेत्र में चर्चा थी कि भाई इतनी अच्छी खेती पढ़ लिख कर रहे हैं, जबकि पढ़े लिखे लड़के घर छोड़ के पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। तो मैंने किया, उसके बाद मैं चूँकि पढ़ा लिखा था तो कुछ BHU के वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क था, तो धीरे धीरे आगे चल के प्रगतिशील खेती करते करते मैं इनोवेटिव किसान बन गया, मतलब कुछ नई चीज़ जो है खोज करना, और नवोन्मेषी किसान के रूप में मैंने जो है कुछ वैरायटी डेवलप पर मैंने काम किया, नए किस्म की प्रजाति जिसमें कि यदि उत्पादन हो हमारे क्षेत्र में जो है वो सूटेबल हो, जिससे किसानों को उत्पादन बढ़े, उनको कोई बीमारी न लगे और खाने में अच्छा हो, इस पर मैं काम किया। तो काफ़ी वैरायटियाँ मैं सिलेक्ट किया, उनको सैकड़ों लाइन हमारे पास रही है, इसमें से 9 वैरायटी धान की और 1 गेहूँ की वैरायटी हमारी भारत सरकार कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हो चुकी है, क्योंकि ये फार्म भी एक संस्था है, इसे पेटेंट नहीं कर सकते एज ए पेटेंट। तो उस वैरायटी का मुझे 15 साल का अधिकार भी है, जिसको मैं उसको दे सकता हूँ किसी कंपनी को, जो है उसमें कुछ मैं उसको दे सकता हूँ पैसा ले करके, मेरा राइट है। और उसके साथ साथ मैं जो है सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हूँ। आज की डेट में मेरे पास 3 सीड प्रोसेसिंग बड़े बड़े प्लांट है, इसमें मैं 200-250 किसानों को जोड़ करके उनके बीज उत्पादन कराता हूँ और उच्च गुणवत्ता बीज जो है जो हम तैयार कराते हैं, उस बीज को मैं फिर लाखों किसानों में जो है हमारा जो बीज जाता है, किसान उसको
पसंद करते हैं और हमारे ब्रांड के किसान फैन हैं। हमारी जो भी वैरायटी निकलती है उसको जो है पहले किसान चखते हैं, उसके बाद भी दूसरी कंपनी को देते हैं। तो मुझे इसका भी लाभ मिला है। उसमें मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, किसानों का हित ना हो, किसान फर्स्ट है, पहले किसान का भला हो। मैं खुद किसान हूँ, इसलिए जो है मेरे अंदर एक परिवारी जो भावना है, किसान संपन्न हो, सुखी हो और करना अच्छा किसान हो सके, उसके बारे में मैं कई बार किसान मेला, किसान गोष्ठी, किसानों को प्रशिक्षण देना अपने यहाँ करता रहता हूँ। साथ साथ इधर मैं देखा कि जो है जब कोरोना काल के दौरान कि लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है और शहर के लोग ज़्यादा बीमार हुए हैं गांव के, तो मैंने जो है एक संकल्प लिया कि मैं जैविक खेती करके और लोगों को खिलाऊंगा। उसमें सरसों का तेल है, चावल है, आटा है, दाल है। तो मैं ये भी एक फार्मा फूड से कंपनी के माध्यम से एक प्रोडक्शन कर रहा हूँ और सीधे जो है उपभोक्ता को, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। किसानों को मैं जोड़ा हूँ, एक ग्रुप बनाया हूँ, यहाँ उत्पादन कर रहा हूँ, अपने उत्पादन कर रहा हूँ और फिर अपने उत्पाद को मैं सीधे उपभोक्ता को जो है पहुँचा रहा हूँ। तो उपभोक्ता भी शुद्ध सामान पा रहे हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और किसान को भी एक अच्छा पैसा मिला जिससे किसान भी संपन्न सुखी बने। तो अब सरकार भी इसके लिए बहुत काम कर रही है कि जो है किसान का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, आमदनी का दुगना तिगुना हो। तो मेरा एक कहना है कि किसान पहले तो उन्नतशील खेती करे, जैविक खेती करे, क्योंकि विदेशों में भी अब जो है हमारे कीटनाशक का उससे उत्पादन किया हुआ अनाज सब्जी का डिमांड कम हो गया है। तो जैविक खेती करेंगे तो इसका विदेशों में भी हमारा उत्पाद जाएगा, तो देश में पैसा आएगा, किसान समृद्ध होगा। साथ साथ जो है सरकार काफ़ी चीज़ें लाई हैं, जैसे कि किसानों को संपन्न बनाने के लिए किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है। तो इसके माध्यम से भी हमारे किसान संपन्न हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सरकार में बिजली भी पर्याप्त मिल रही है, रोड अच्छे बने हैं और किसानों के लिए सोचा जा रहा है। यह पहली बार हुआ है जो ये सरकार कर रही है। इस सोच को और लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस काम को जो है मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं मोदी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने किसानों के लिए सोचा और किसान भी इसमें आगे आ गया। जी हाँ, हम बात करें एक ऐसे किसान से जिन्होंने किसानी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नवोन्मेष रूप से आगे बढ़ाया है, इसको उन्नत किया है और सबसे अच्छी बात कि ये किसानी से नौजवान पीढ़ी को जोड़ना चाह रहे हैं और जैविक खेती के माध्यम से भारत में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खान पान की दृष्टि से कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनसे, चंद्रशेखर सिंह जी से, कि इन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी यात्रा की शुरुआत की, किसानी की यात्रा की शुरुआत की, किस तरह की मुश्किलें आई, क्या कुछ वित्तीय असमर्थता थी, वित्तीय असहायता या कुछ ऐसी समस्याएं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि किसानी है बस छोड़ दो, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से किसानों की स्थिति हो रही है देश में पिछले कई वर्षों में। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं अब हो गया, किसानी नहीं करनी, कुछ और करना? नहीं, इसी में दिक्कत बहुत थी। एक तो हम जैसे गन्ना उत्पादन किए तो हमारी मिल में लेने में लाइन लगती थी, फिर बाद में मिल बंद हो गई, वहाँ प्रॉब्लम, गन्ना खेती में बंद कर दिए। आलू पर लगे कि आलू उत्पादन करके हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, तो कभी आलू इतना हो गया कि आलू का कोई रेट नहीं था। तो एक समस्या किसानों के सामने है कि कभी जब उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं मिलता। लेकिन मैं जो है कभी भी अपनी जो खेती किया उसको कभी मैं अनाज में नहीं बेचा, मैं हमेशा उसको कन्वर्ट कर दिया व्यापार में। मैं हमेशा जो हमारे यहाँ चाहे धान पैदा हुआ, चाहे गेहूँ पैदा हुआ, चाहे आलू पैदा हुआ, चाहे बरसिन का बीज पैदा, मैं उसको बीज बना के बेचा। उससे क्या हुआ कि हमारा बीज जो है कुछ क्वालिटी का होता था। तो पहले जो है प्लांट लगाने से पहले बात बता रहे हैं, तो हमारा सारा उत्पाद बीज चला जाता था, तो मुझे एक अच्छा पैसा मिला। तो हम लोग कभी पीछे मुड़ नहीं देखे कि खेती घाटे का है या खेती में पैसा नहीं है। तो हम लोग को अच्छा पैसा मिलता गया और हम लोग उसके आगे बढ़ते बढ़ते आज के डेट में जो प्लांट लगाए और उसमें आज और गाँव में कम से कम 150 लेबरों को जो है रोजगार मिला हुआ। सीजनल धंधा है, 12 महीने तो नहीं, लेकिन सभी सीजन में कम से कम सैकड़ों लोग हमारे यहाँ रोजगार पाते हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं। तो एक आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि मैं जो है आज दूसरे को रोजगार देने के योग्य बन सका और मैं रोजगार दे रहा हूँ। और आगे हमारी प्लानिंग है कि मैं ऐसा कृषि उत्पाद का जो खाने के सामान है कर सकूँ, 12 महीना मेरे लोगों को 150 लोगों को रोजगार दे सकूँ। मुझे एक आत्मा में भी एक संतुष्टि भी मिलती है और मेरा धर्म भी है कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ के हमारा गांव अच्छा बने, हमारे गांव में शांति हो, भाईचारा हो, मेल मिलाप हो। इस पर भी हम लोग जो है सोशल वर्क करते हैं। जी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर सिंह जी से, एक उन्नत किसान है, बहुत विकासशील किसान है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नए युवकों को आगे साथ लेकर चल रहे हैं।
हमने देखा आपके जीवन वृत्त में कहीं लिखा था कि आपने स्कूलों पे भी काम किया है, शिक्षा से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी शिक्षक थे और शिक्षा का पूरा वातावरण था आपके बाल्यकाल में, उसने आपको बहुत प्रभावित किया, नैतिकता से जोड़ा। तो कितना कुछ प्रभावित किया उसने आपको? एक शिक्षक पिता के घर में आप पैदा हुए, फिर आप बड़े हुए और इस तरह से आपने कुछ खास तरह के मॉडर्न स्कूल की स्थापना की है, जरा उसके बारे में। मैं जब भी जो है किसी मंच पर मुझे किसी किसानों का मंच मिलता था तो मैं यह आवाज़ जरूर उठाता था कि गांव के प्राइमरी स्कूल को या तो उच्च गुणवत्ता विद्यालय बदल दिया जाए, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ वही बच्चे जा रहे हैं जो कि खाना मिड डे मील के खाना के लालच में जाते हैं, खाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। सरकार के प्रोग्राम पूरा करती थी, मैंने कई मंचों से उठाया, तो उसमें संजोग ऐसा बना कि उसमें नहीं सुनवाई हुई। कि बाद में जब ये इधर नई सरकार आई है तो उन्होंने इस पर विचार किया और साथ साथ जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां रही हैं, बैंक हैं, सबके जो CSR फंड होते थे, सारे फंड का उपयोग जो है दुरुपयोग होता था। लेकिन मोदी जी के प्रभाव से या उनके जो है मार्गदर्शन में सारी कंपनियां जो है अपना CSR फंड भी यूज करने लगी। तो HDFC बैंक से मेरा जो है बातचीत हुई तो उनसे पूरी बात बताई गई। तो हमारे विद्यालय को पूरा जो है पुरानी बिल्डिंगों को गिरा करके एक नई बिल्डिंग बनाई जिसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुआ है और एकदम कॉन्वेंट जैसा जो है विद्यालय हमारा तैयार है। पूरे उत्तर प्रदेश का एक पहला मॉडल स्कूल की तरह, मॉडल स्कूल की तरह है। और मैं कई मंचों से आवाज उठा भी चुका हूँ कि जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं उनको कहने में लगता है, शर्म लगता है कि हम जो है सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल का जो एक छवि खराब हो चुकी है। जैसे पढ़ते हैं DPS पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लगता है कि मैं DP मेरा बेटा या मैं DPS पढ़ाऊं। तो इसका भी इस तरह के साथ नाम दिया जाए जो कि वहाँ के बच्चे भी अपने गौरवान्वित महसूस करें, प्राउड महसूस फील करें। तो सरकार से हमारी मांग है। और मेरा विद्यालय जो है आज जो है पूरे प्रदेश में एक आदर्श विद्यालय के रूप में और कंपोजिट विद्यालय हो गया, जहाँ की वहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो रही है। बहुत बढ़िया। कहते हैं किसान जो होते हैं वो अन्नदाता होते हैं और अन्नदाता अगर खुश है, वो खुश है और सुखी है, तो शायद समूचा देश और राष्ट्र सुखी है, संपन्न है, समृद्ध है। हम बात को आगे बढ़ाते हुए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और बातचीत करते हैं। आपने कुछ खास किस्मों की जो धान की किस्में हैं, मेरे ख्याल से वसुंधरा है, दामिनी है, शायद मैं अगर सही हूँ तो, उनका विकास किया, उस पर काम किया है, कुछ उसके बारे में चर्चा करें। किन किन किस्मों की बातचीत हो रही है और देश में इस तरह की और भी कुछ एजेंसियां हैं जो मिलकर काम कर रही हैं सीड प्रोडक्शन को लेकर या उसके जैविकीकरण को लेकर, कुछ और चल रहा है या फिर आप अपने स्तर पे कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर तो होता है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होता है, ब्रीडिंग होती है, उसी वैरायटी रिलीज होती है, तो उस पर जो है फिर किसान लगाते हैं। लेकिन किसान के हैसियत से शायद पहला किसान होंगे जो कि इतने दिन से काम करने के बाद कई वैरायटी डेवलप की। लाइन हमारे पास बहुत है, लेकिन 10 वैरायटी जो रजिस्टर्ड हो गई है उसको मान के चल देंगे कि वो वैरायटी हमारी जो है एक तरह से रिलीज है। उसमें वसुंधरा दामिनी है, वसुंधरा मयूरी है, गेहूँ है, बाबा विश्वनाथ है। तो यह वैरायटी हमारी इतनी लोकप्रिय है कि तराई बेल्ट में उत्तराखंड में अभी मैं पिछले साल दिया था, वहाँ के किसान आश्चर्यचकित रहे कि 70 से लेकर 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसमें उत्पादन आया है। और गोरखपुर, देवरिया, बलिया में तो जो है किसान उसको बहुत पसंद करते हैं। कई बार 10 साल से मैं इस वैरायटी को वहाँ दे रहा हूँ। और जो हमारा वसुंधरा दामिनी धान है, यह वैरायटी हमारी जो है कम कम पूरे पूर्वांचल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आपके कम से कम 50 जिला में इसको किसान पसंद कर रहे हैं। 120 से 25 दिन वैरायटी हो जाती है। छोटा दाना है, इसका जो किसानों को मूल्य भी अच्छा मिलता है, इसका चावल अच्छा होता है और कोई रोग नहीं है। पूरे दाने इसके बारी में पूरे दाने भरे, अंदर कोई पाई नहीं होता, जो हल्का हो जाता है वो नहीं होता। तो बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी हमारी वसुंधरा दामिनी फेमस हो गई है। और मैं अभी एक अरहर पर काम कर रहा हूँ, वैरायटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, वसुंधरा बादशाह अरहर जो बड़े दाना में, इसमें भी पैदावार 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और बड़ा दाना है, काफी अच्छा प्रोडक्शन, काफी अच्छा। और किसानों का मैं ट्रायल कराया हूँ कई जगह, बहुत ही अच्छा इसका जो है रिस्पांस आ रहा है। इस तरह से मैं हमेशा इस पर काम करता रहता हूँ। आगे भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ कि कम पानी में, बिना पानी के भी जो है मैं गेहूँ की पर शोध कर रहा हूँ। एक धान भी मैं अभी निकाला हूँ, रजिस्टर नहीं हुआ है, जो मात्र 100 दिन में 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे रही है और छोटा दाना है। और ये भी वैरायटी इस समय इसको भेज रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये वैरायटी सफल हुई। जहाँ पर पानी का अभाव है, वर्षा आधारित खेती है, तो कमजोर खेत है, वहाँ के लिए जो है एक वरदान साबित होगी। बिल्कुल। हम बातचीत कर रहे हैं देश के सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च चौथे सम्मान से सम्मानित पद्मश्री अलंकृत डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी से, जो किसान है। और बातचीत कर रहे हैं हम उनकी किसानी के बारे में, उनकी कृषि के बारे में, उनकी उन्नत तकनीक के बारे में।
हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से इन्होंने बीज की संकल्पना को आगे बढ़ाया है, सीडिंग के जरिए जैविक खेती से इसको आगे जोड़ रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले सालों में, और मेरे ख्याल से अपेक्षा भी है, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि कई वर्ष तो नहीं, कुछ करीबी वर्षों में शायद ये सफलता इनको हाथ लग जाएगी और कुछ अच्छा उसमें रिजल्ट भी आएगा, उसके परिणाम भी आएंगे। मैं देख पा रही थी कि आपने चूंकि हमने इस बात की चर्चा की कि पिताजी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, चूंकि शिक्षक थे और शैक्षिक माहौल भी रहा। आज के दौर में जब एक महानगरीय संस्कृति बहुत विस्तारित हो रही है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ, सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, कृषि से जुड़ना दोयम दर्जे का माना जा रहा है। मैं कहूँ इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कृषि को उस नज़रिए से नहीं देखती जो आपकी पीढ़ी ने देखा। तो कैसे जोड़ा जाए, क्या कुछ किया जाए कि हमारी पीढ़ी किसानी से जुड़े, खेती से जुड़े अन्नदाता बने और देश का पेट भरे। कृषि को उत्तम माना जाता था, विभाग रहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा रही लाभ किसानों को हुआ है, क्योंकि संपन्न व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति तो गरीब है या तो ऊपर उठ सकता है, लेकिन संपन्न व्यक्ति नीचे जाए तो देश का विभाग, यहाँ के जो है नीति निर्धारक लोगों का विभाग मतलब कहा जाए कि किसानों को और ऊंचा उठना चाहिए था। दूसरा कारण रहा कि खेती का जो है बंटवारा होने से और जो है छोटा हुआ है, इसमें लघु सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं देश में, बड़े किसान कम हैं, क्योंकि छोटी खेती करने में खर्च ज़्यादा गिरता है, उत्पादन कम होता है, समय इसमें ज़्यादा जाता है। तो मैं अभी जो है 3 जून को अपने यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात हुई थी, 1 घंटा चर्चा हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी और उस पर क्या किया जाए। मैंने बताया सर जो है मेरा जो अनुभव है, इससे चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, मेरा जो अनुभव है कि जो छोटे जो किसान हैं लघु सीमांत, इनके पास समय बहुत होता है, खेती में बहुत समय नहीं है, बहुत काम नहीं है, तो उनको उद्योग धंधा व्यापार से जोड़ा जाए। इसलिए कुछ जो है गांव में उद्योग धंधा व्यापार या जो बड़े बड़े उद्योग है उसको गांव में उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। जो शहरों में जो एक जगह उद्योग लगा दिए जा रहे हैं, तो क्या होता है गांव से भी प्लान होकर शहर में जा रहा है, शहर की आबादी बढ़ने से, तो शहरों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि शहर अब रहने लगने लगे, सारे प्रदूषण बढ़ गया, जल की दिक्कत हो गई, जो है वायु की दिक्कत है। तो गांव को डेवलप किया जाए, प्लान रोका जाए, बल्कि शहर से लोग गांव में जाए। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, युवा कैसे मुखातिब हो, कैसे खुद को इससे तादात्म्य स्थापित करे कि वो कृषि की तरफ, क्योंकि आज के युवाओं को जोड़ना बहुत कठिन कार्य है। देखिए, लोगों के दिमाग में भ्रम हो गया कि खेती में फायदा नहीं है। हम लोग खुद एग्जाम्पल है, हम लोग 5 एकड़ का आसपास है, कोई बड़ी तरफ नहीं है, लेकिन खेती में थोड़ा परिश्रम है, परिश्रम करना पड़ा। हम लोग समय तो बिजली का नहीं आती, समय से आती थी, रास्ता नहीं होता था, अनाज का कोई मूल्य नहीं मिलता था। आज तो आपके पास कई टेक्नोलॉजी है, कई तरह का इसमें उत्पादन कर सकते हैं लोग। मशरूम खेती करके भी लोग बहुत जो है आगे निकल जा रहे हैं, सब्जी खेती करके लोग इसकी पैकिंग करके ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैविक खेती का भी आज बड़ा डिमांड है, लोग चाह रहे हैं कि कोई जैविक उत्पाद खिलाने हो, तो युवा को खेती में आना चाहिए। आज जो शहरों में, बंगलोर में, दिल्ली में जाके लोग 15-20 महीने नौकरी कर रहे हैं, साथ जो है उनकी जो जीवन का जो स्तर है मजदूर से भी बदतर है गाँव के, क्योंकि यहाँ पर किराए मकान मिलेंगे तो 10,000 नीचे नहीं मिलने वाला है, सामान सब महंगा है, दूध शुद्ध तो नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा कि गांव में ही जो है अपना जो प्रयोग करें, स्टार्टअप करें, तो साथ जो है गांव भी हमारा डेवलप होगा, शहर का प्लान रुकेगा, शहर भी सुखी रहेगा, गांव भी हमारा तरक्की करेगा। बिल्कुल सही, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जैविक खेती को लेकर ये बहुत आग्रही दिखते हैं, जैविक खेती को लेकर इन्होंने काम भी शुरू किया है फिलवक्त, और कुछ सालों से काम भी चल रहा है। जैविक खेती क्यों जरूरी है मौजूदा वक्त में, क्या लगता है इस पे? इधर देखा गया होगा कि 50 साल 60 साल के इधर जो है लोगों का स्वास्थ्य जो है सही नहीं है। हर व्यक्ति, हर घर में आपको रोगी मिलेंगे, लग रहा है मोटी मोटी फाइल लेकर डॉक्टर के जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक इतनी मात्रा हो गई है कि हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। अब पंजाब का एग्जाम्पल सभी लोग जानते हैं कि वहाँ कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए, और यही दशा रहा है, इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में कैंसर इतने मरीज आएंगे कि सारे लोग बिजली व्यापार खेती छोड़ करके मरीज के ही सेवा में अपना समय देंगे। एक आंकड़ा ये भी था कि अगले 2025 में हर चौथा व्यक्ति कैंसर का मरीज, एक शोध ऐसा है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जैविक खेती की आवश्यकता बढ़ रही है। चेतने की जरूरत है, आदमी नहीं अगर चेता तो फिर आगे चल के बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी जाएगी, जिससे आज वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उससे जो है किसी का स्वास्थ्य नहीं बचेगा, और सारा जो है जीवन का आनंद जो है स्वास्थ्य पर ही है। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, खेल कूद भी कर सकते हैं, सेना में भर्ती होकर लड़ भी सकते हैं,
दुश्मनों से, और स्वस्थ होकर कुछ नहीं कर सकते। चंद्रशेखर जी के अनंत प्रयासों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको खूब ख्याति मिली है, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। राज्य सरकार ने इनको तमाम कृषि पुरस्कारों से, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा है। इन पुरस्कारों ने कितना बदला है आपको? देखिए, आप अगर कहीं किसी क्षेत्र में काम क्या करते हैं, आपने अपनी जड़ों को छोड़ दिया? नहीं, किसी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अगर आप जमीन से काम कर रहे हैं तो उससे क्या है कि आपके थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और अच्छे ढंग से आप उस काम को जो है करना चाहेंगे, और लोग उसको विश्वास करते हैं कि नहीं किए हैं जमीन पर, इसलिए कर रहे हैं, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो पुरस्कार एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, एक उत्साह का काम करते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में प्रेरणा देते हैं और लोगों को विश्वास भी होता है कि ये काम किए हैं, तो हमको भी, हम अभी अगर काम करेंगे तो हम भी जो इस तरह से। तो हम ये मान के ना चले कि जो पुरस्कार है, जो सम्मान है, वो हमारी यात्रा को रोकने के लिए नहीं, वो प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है। हमारी यात्राएं तदंतर चलती रहनी चाहिए, मतलब लगातार यात्राएं चलती रहनी चाहिए और विकास निरंतर होना चाहिए जी। देखिए जो है, तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जो पुरस्कार है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, और हमें अपनी जिस मंजिल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस मंजिल में हमें कभी भी, वो बस एक पड़ाव मात्र है और हमें आगे चलते रहना है। बहुत सारी झंझावातों से, बहुत मुश्किलों से और बहुत अच्छे बुरे दौर से इन्होंने उस यात्रा को पूरा किया है, और आज उस मुकाम पे है जहाँ सारा देश इनको नमन कर रहा है। ये राष्ट्र के युग पुरुष हैं, मैं कहूँ, और सभी किसानों भाइयों के लिए, इस देश के लिए, कृषि के लिए एक संचितक, प्रेरक बन गए हैं आज। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, जरा बताएं हमारे दर्शकों, किसने आपको इतना प्रेरित किया आपके तमाम जीवन में? कोई ऐसा चरित्र, किरदार जिसने आपको सबसे ज्यादा? कृषि से तो मेरा दिल से लगाव था बचपन से ही। अब कहाँ से प्रेरणा मिली थी हमें नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे हमारी धरती माँ हमारी फसल मुझे खींचती थी। मैं आज भी जो है खेतों में बहुत समय देता हूँ। मैं चाहे कितना अच्छा कपड़ा बनाऊँ, लेकिन खेत में है मैं घुस जाता हूँ, चाहे भरे कपड़े में दाग लग जाए। तो मुझे पौधे बुलाते हैं और उनसे मुझे बड़ा लगाव है। जैसे जो आध्यात्मिक सुख मिलता होगा लोगों को, या सिनेमा देखने में, या जो बेकिंग बनाने में जो आनंद आता होगा, मुझे अपने खेतों में उतना आनंद आता है। अच्छा। तो मेरा जो है कर्म भूमि के लिए मेरा जो है खेत ही है। मेरा अधिक समय खेत में ही बीतता है, और उससे पिताजी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पिताजी अध्यापक थे और जवान व्यक्ति थे, उससे काफी प्रेरणा मिली है। पिताजी इच्छा थी कि खेती न करें लेकिन मैं आपके आदर्श पुरुष थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो चाहते नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक स्वभाव था कि मुझे मैं जो एक बार विचार कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ, कोई दखल देता है तो हमारे लिए और भी जो है एक जो है प्रेरक के काम करता है, मैं उसको और अच्छे ढंग से करता हूँ। ये मेरा एक व्यक्तिगत नेचर है। जी हाँ, तो हम उस मिट्टी के लाल को सुन रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से किसानी खेती को उन्होंने चरम तक पहुंचाया है, उत्कर्ष तक पहुंचाया है, और आज देश उनको इस नज़रों से देख रहा है जहाँ से मुझे लगता है सभी को वहाँ तक पहुँचने की लालसा होती है, अभिलाषा होती है। खेती के जरिए इन्होंने बहुत उन्नत किस्म का काम किया है और नज़ीर बन गए हैं सभी वैज्ञानिकों के लिए, किसान कृषि से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए। कुछ एक सवाल और फिर हम अंत तक चलेंगे और हमारी कार्यक्रम की समाप्ति भी है। उससे पहले कि हम ये बातचीत करें, आपने मुझे लगता है कृष शाइन करके कुछ प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है, तो वो क्या प्लेटफॉर्म है, जरा उस पर बताएं, और उससे नई पीढ़ी को कैसे जोड़ रहे हैं? आज के डेट में पूरा विश्व एक मंच पर आ गया है, तो ऐसे में एक फाउंडेशन बना करके हम लोग सारे लोगों को जोड़ा गया है, जिसमें हमारे पास फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका जो उत्पाद है, और जो हमारे पास से हमारा बीज है, हमारे पास जो है खाद है और मशीनरी है। तो अब बंगाल बैठा हुआ किसान चाहता है कि उसको हम सीधे जाकर नहीं बात कर सकते, तो वो प्लेटफॉर्म माध्यम से हमको ऑर्डर देता है, मैं यहाँ से माल भेज देता हूँ और वहाँ से पैसा आ जाता है हमारे खाते में। एक पूरे भारत में, कह लीजिए पूरे भारत से बाहर भी अपने उत्पाद को, अपने विचार को, अपने ज्ञान को फैलाने का एक बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है। इससे काफ़ी लोग जुड़े भी हैं और इसमें मैं काफ़ी लोगों को सर्विस अपना मुहैया भी करा रहा हूँ, जो समय की मांग है। BHU से आप लगातार जुड़े रहे हैं, पिछले 30 वर्षों से अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं मेरे ख्याल से, और कृषि पे काम कर रहे हैं, उसकी उन्नत बीजों की उन्नत किस्म और क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। हमने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और सवाल लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि चंद्रशेखर सिंह जी की भविष्य की योजनाएं क्या है, क्या कुछ सोचा है आपने कि आगे और क्या करना है, और आगे और किस तरह से कृषि को आधुनिक रूप देना है, आधुनिकीकरण की तरफ ले जाना है, इसको और वैज्ञानिक चेतना की तरफ बढ़ाना है ताकि लोग आकर्षित हो और आपसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि कृषि जो है एक ऐसा विषय है
कि सबको इसकी आवश्यकता पड़ती है। टाटा कार बनाती है लेकिन सारे लोगों के पास अपनी कार नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हम जो उत्पादन करते हैं सारे लोग, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे उद्योगपति हो, सब लोग उस अन्न खाते हैं। तो उसका एक संबंध है। एक तो लोगों का पेट भरना एक विषय हो गया, पेट भी भरना बहुत जरूरी है इतनी बड़ी आबादी को। साथ साथ मतलब ऐसा अन्न हो जिनके उनका जो है पोटेंशियल स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो उसके लिए जो है मेरा जो प्रयास है आगे चल के कि लोगों को कम से कम रसायन मुक्त जो है अनाज जो है मिले, जो लोग स्वस्थ रहें। मुझे पीड़ा होती है जब देखते हैं कि जो लोग जो है मिलावट वाला सामान, कीटनाशक वाला सामान खाते हैं। मैं तो नहीं खाता क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मेरे पास खेत है। तो मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने चाहे बालकनी में ही, अगर शहर में रहते हैं तो अपने बालकनी में ही, अपने टेरिस में ही जो है कुछ सब्जी उगाइए, कुछ जो है पौधा लगाइए, उसका जो है किचन गार्डन बनाइए, उसको शुद्ध चीज खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर हमारा देश स्वस्थ नहीं रहा तो सारा पैसा हमारा दवा में चला जाएगा और जो है ये देश का दुर्भाग्य भी होगा। मैं दर्शकों को बताते चलूं कि ये अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखते हैं। खासतौर से जब व्यंजन और खाने की बात आती है तो उसमें बहुत शुद्धता बरतते हैं और अपनी घर की बनी हुई चीज़ों को तरजीह देते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी और नौजवानों को भी ये सीखना चाहिए कि जैविक खेती और जैविक खाने की तरफ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पद्मश्री सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। एक यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव आ गया है। चूंकि यात्राएं चलती रहेंगी और सम्मान मिलते रहेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि आपको भारत रत्न भी मिले। राष्ट्र के नाम क्या संदेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्र नाम संदेश है कि किसान खुद जो है आगे आवे, मेहनत करें, आगे बढ़े। क्योंकि जो भी आगे बढ़ा मेहनत करके ही सरकार एक आपको सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन आप सरकार के आश्रित होकर बैठ जाना है, उससे आपका जो भला नहीं होगा। सरकार सुविधा दे रही है लेकिन करना आपको है। जब आप आगे बढ़ेंगे सरकार की सुविधा लेकर के, जो वैज्ञानिक है उनका जो ज्ञान लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है कृषि का, इसमें बहुत काम करने संभावना, बड़ी कंपनियां आ रही है कृषि में, और आप किसान होते हुए अगर भाग रहे हैं तो जो है आप भाग के कहीं जाएंगे, 10-15 हज़ार नौकरी करेंगे, उससे आपके परिवार, आपका जो है कोई भी भला नहीं होगा। आप खेती में ही जो समय दीजिए और खेती में बहुत सेक्टर में सब पर काम करिए और अपने गाँव को समृद्ध बनाइए, अपने देश को समृद्ध बनाइए। यही जो है हमारा किसानों के लिए संदेश है। हमने देखा कैसे एक प्रेरक व्यक्तित्व से हम बातचीत कर रहे हैं और इनके इस कार्य से, इनकी इस उपलब्धियों से तमाम भारत आज सीखे और कृषि को अपनाए। एक ऐसे दौर में जब कृषि संकट के दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हाशिए पर आ गई हैं, तब बेहद जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करें और कृषि को एक आजीविका के तौर पर आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया, अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए बेहद बेहद आभार। हम अपेक्षा करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे मिलें तो आपको भारत रत्न मिले। नमस्कार। धन्यवाद।